सर्वप्रथम समता समाजच्या आजच्या या कार्यक्रमामध्ये मी उपस्थितांचे स्वागत करतो. बद्दल थोडक्यात सांगायचं म्हणजे हे एक कार्यकर्ते, अभ्यासक, विद्यार्थी, सांस्कृतिक कार्यकर्ते आणि तळागाळातील समुदायातील सदस्य यांना एकत्र आणून रचनात्मक असमानता, जात, वर्ग, लिंग आधारित वंचितीकरण तसेच सांस्कृतिक मुक्ती या विषयावर सखोल, चिकित्सक आणि परस्पर सन्मान राखणारा संवाद घडवून आणण्यासाठी हे एक फुले विद्यापीठ विचारपीठ आहे. नमस्कार सर. आजच्या चर्चेचा विषय आहे UGC 2026 इक्विटी नियम आणि त्याच्यावर मिळालेली स्थगिती. या नियमाचा उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभाव रोखणे, समावेशकता वाढवणे आणि तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करणे हा होता. पण सर्वोच्च न्यायालय यांनी काही तरतुदी अस्पष्ट व संभाव्य गैरवापराच्या शक्यतेमुळे या नियमाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आता याचबद्दल आपली चर्चा आहे. 2026च्या नियमांची समस्या त्याच्या उद्देशात नसून त्यांच्या रचनेत आहे. त्याच्यातल्या काही तरतुदी अस्पष्ट आहेत. संरक्षण मर्यादित काही गटांपुरतेच आहे. प्रशासकीय प्रक्रियांवर या नियमाद्वारे अनावश्यक बंधने येऊ शकतात. असे अनेक शंका याबाबतीत उपस्थित केल्या जातात. कुणालाही भेदभाव मान्य नाही, असूच शकत नाही. पण प्रश्न हा आहे की तो रोखायचा कसा. असेही म्हणता येईल की असे नियम न्यायापेक्षा गोंधळ आणि दुरुपयोगाला अधिक चालना देऊ शकतात. त्यामुळे सुधारणा न करता हे नियम लागू करणे शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते, असाही एक मतप्रवाह आहे. तर आज आपण चर्चा करणार आहोत, हे नियम सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक होते का, की ते संस्थात्मक स्वायत्तता आणि समानतेच्या तत्वाच्या विरोधात होते. नवीन नियमाचा उद्देश विद्यापीठांमध्ये संस्थात्मक भेदभाव रोखणे हा असू शकतो का. कॅम्पसस्तरीय इक्विटी समित्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक न्याय देऊ शकतात का. SC, ST, OBC विद्यार्थ्यांसाठी स्पष्ट व्याख्या नसल्याने त्यांच्या तक्रारी सिद्ध करण्यासाठी मार्ग सुलभ आहे का. समावेशक प्रतिनिधित्वामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक लोकशाही खरोखरच होणार आहे का. असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. तसेच काही लोकांच्या शंका अशाही आहेत की हे नियम लागू करणारे जे सरकार आहे त्या सरकारचे गट ह्या नियमाला विरोधी करतायत. तर नेमकं याच्या मागचं राजकारण काय आहे. तर यावर चर्चा करण्यासाठी आपण काही सन्मानित पाहुण्यांना या इथे आपण आमंत्रित केलेलं आहे. तर त्यापैकी पहिले म्हणजे कॉम्रेड किशोर कर्डक. किशोर कर्डक हे फॉरवर्ड ब्लॉक या पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्षच आहेत. त्याचबरोबर ते समता संवाद मधील देखील एक प्रमुख कार्यकर्ते देखील आहेत. आणि त्यानंतर दुसरे आज आपले प्रमुख वक्ते जे आहेत ते आहेत प्रोफेसर नरेंद्र सिंग. हे दिल्ली विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापक आणि त्याचबरोबर ते एक प्रॅक्टिसिंग वकील देखील आहेत. कायदा, समाजशास्त्र, इंग्रजी साहित्य आणि सांस्कृतिक अभ्यास यासह अनेक विषयांमध्ये ते शैक्षणिक दृष्ट्या प्रशिक्षित आहेत. त्याचबरोबर समाज, राजकारण आणि संस्कृती यांच्यातील परस्पर संबंधांवर ते सातत्याने भाष्य करत असतात. तसेच आपल्याबरोबर प्रोफेसर प्रकाश हिवराळे हे देखील उपस्थित आहे. त्यांचा प्रमुख विषय मराठी साहित्य हा आहे. पण त्याचबरोबर ते समता संवादच्या ह्या विचारपीठामध्ये देखील महत्वाची भूमिका बजावत असतात. तर मी आता या चर्चेला सुरुवात करण्यासाठी सर्वप्रथम कॉम्रेड किशोर कर्डक यांना मी आमंत्रित करत आहे. कॉम्रेड किशोर कर्डक. इक्विटी प्रमोट करण्याच्या दृष्टिकोनातून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये, पण ते करत असताना माझं व्यक्तिगत असं मत राहिलेलं आहे की या ज्या काही गाईडलाईन्स आहेत त्या कुठल्याही प्रकारे
विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी किंवा अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना या प्रकारच्या जे भेदभाव आहे त्यातून मुक्ती देण्यासाठी अजिबात नव्हत्या. त्याचं कारण मी सांगतो तुम्हाला की याच्यामध्ये कॉम्पोजिशन जे आहे कमिटी निवडणार आहे हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मध्ये, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये, त्याची कॉम्पोजिशन कसं आहे, त्याच्यामध्ये कोण कोण असणार आहे. तर हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट जो आहे तो असणार आहे एक्स ऑफिशियल चेअरमन, अध्यक्ष असणार आहे. त्यानंतर 3 जे सिनियर प्रोफेसर किंवा फॅकल्टी आहेत ते मेंबर असणार आहेत. एक स्टाफ मेंबर, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर. त्यानंतर 2 सिव्हिल सोसायटीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह. सिव्हिल सोसायटी कोणती असेल ते काही आपण सांगू शकत नाही, ते RSSच्या लोकांना सिव्हिल सोसायटी म्हणून घेऊ शकतात. त्यानंतर 2 स्टुडंट रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन अकॅडमिक मेरिट, एक्सिलन्स, स्पोर्ट्स आणि को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज. आता यांना नॉमिनेट कोण करणार, कशाच्या आधारावर करणार त्याची स्पष्टता नाही. ॲज स्पेशल इन्व्हायटीज. त्यानंतर कोऑर्डिनेटर इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी सेंटर शॅल ऍक्ट ॲज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी. ठीक आहे. त्यानंतर SC, ST, OBC, डिसेबल्ड आणि वुमन, महिला यांचे प्रतिनिधी सुद्धा त्या कमिटीमध्ये असणं बंधनकारक आहे. 2 वर्षाचा टर्म आहे आणि इन्व्हायटिंग साठी फक्त 1 वर्षाचा. ही कमिटी भेटणार किती वेळा, वर्षातून 2 वेळा. दर 6 महिन्याने ते रिव्ह्यू करणार की गेल्या 6 महिन्यामध्ये अशा काही कंप्लेंट आल्या की नाही आल्या, आणि त्या ज्या आल्या त्याच्यावरती त्या मीटिंग मध्ये डिस्कस केलं जाणार आणि काय निर्णय घ्यायचा तो घेतला जाणार. पण त्या मीटिंग ज्या होणार दर 6 महिने त्याचा कोरम किती लोकांचा दिलेला आहे, केवळ 4 लोकांचा, एक्सक्लुडिंग स्पेशल इन्व्हायटी. किती, फक्त 4 लोकांचा, इन्क्लुडिंग चेअरमन आणि एक्सक्लुडिंग स्पेशल इन्व्हायटी. आता हे 4 जे आहेत त्याच्यामध्ये एक तर तुमचा हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन आहे आणि 3 सिनियर प्रोफेसर्स आणि फॅकल्टी मेंबर आहेत. ही 4 लोक जरी आली आणि स्पेशल इन्व्हायटीज कोण आहेत तर केवळ ते विद्यार्थी जे त्यांनी नॉमिनेट केलेले आहेत आणि ही लोक. तर ही जी काही आहे ते कोणत्या पद्धतीने न्याय करतील अशी आपण अपेक्षा बाळगू शकतो याच्यातून. दुसरा माझा शेवटचा जो त्यातला महत्वाचा मुद्दा आहे तो आहे की कॉन्सिक्वेन्सेस काय जर तुम्ही या गाईडलाईन्सचे पालन केले नाही तर काय. तर त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे डिबार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन UGC स्कीम, debarred from offering degree program, debarred from online program आणि remove from higher educational institution maintained under section 12B of UGC 1956. म्हणजे शिक्षा कोणाला केली जाते, हेड ऑफ इन्स्टिट्यूटला केली जाते का नाही. त्या ठिकाणचे जे सिनियर मेंबर आहेत, फॅकल्टी मेंबर आहेत किंवा प्रोफेसर्स आहेत त्यांना शिक्षा होणार आहे का नाही. मग कोणाला होणार आहे तर ती समजा युनिव्हर्सिटी असेल, डीम्ड युनिव्हर्सिटी असेल, कॉलेज असेल, इन्स्टिट्यूशन असेल, त्या इन्स्टिट्यूशनला, आता ते इन्स्टिट्यूशन लोकांसोबत भेदभाव करताय का नाही तर तिथले लोक करताय. ते ठीक करण्याची जबाबदारी कोणाची, त्या कमिटीची. पण शिक्षा कोणाला केली जाणार, त्या इन्स्टिट्यूशनला. मला व्यक्तिगत असं माझं मत आहे की या ज्या गाईडलाईन्स होत्या या गाईडलाईन्सच्या माध्यमातून आपदा में अवसर या भारतीय जनता पक्ष सरकारने आणला होता की या माध्यमातून आपल्याला कसं हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मधलं सरकारचं जे अनुदान आहे, सरकारचं जे काही मदत आहे ती कशी थांबवता येईल, सरकारी शिक्षण संस्था, उच्च शिक्षण संस्था कशा बंद करून, सरकारी अनुदान बंद करून त्या खाजगीकरणाच्या दिशेने कशा नेता येईल, हा त्याच्या पाठीमागे डाव होता की काय असा माझा एक प्रश्न आहे. त्यामुळे जर आपण या UGC गाईडलाईन्सच्या मागण्या करत असू तर या 2 गोष्टी प्रामुख्याने आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की हे कंपोजिशन कसं असेल, त्याच्यामधला जो कोरम मध्ये SC, ST, OBCचा रिप्रेझेंटेशन त्या कोरम मध्ये असणं आवश्यक असलं पाहिजे. आणि त्याचबरोबर हे जे नॉन कम्प्लायन्स असेल तर त्या नॉन कम्प्लायन्स मध्ये कोणत्या व्यक्तींना तुम्ही दोषी धरलं पाहिजे. इन्स्टिट्यूशन वरती कारवाई न करता त्या व्यक्तींवरती, मग ते चेअरपर्सन असेल, सिनियर मेंबर्स असतील, त्यांना जबाबदार धरलं पाहिजे आणि त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे. अशी मागणी घेऊन आपण ह्या गाईडलाईन्सला पुढे गेलं पाहिजे. एवढं मी बोलतो. धन्यवाद.
धन्यवाद किशोर, कॉम्रेड किशोर. मैं थोड़े में कोशिश करूंगा, पूरी बात तो मैं नहीं रख पाऊंगा, लेकिन थोड़े में मैं बता दूंगा कि आपने क्या कहा है. तो उसमें मेन कंसर्न आपकी यही है कि इसमें जो इसके जो कमेटी का जो कमेटी की जो रचना की गई है, तो ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं लगती है, वो एक बात है. दूसरी बात है कि इसको शायद जो जैसे कि आज हम सबको पता है कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसको ग्रांट ज्यादा मिलती थी, अभी वो लोन मिलने वाला है, तो एक तरीके से उसका एक तो वजूद भी कम कर दिया है, और दूसरी तरफ से जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो ले जाने की जो प्रक्रिया इसमें आ सकती है. और दूसरी उनकी चिंता ये भी है कि एससी ओबीसी और इनको जो न्याय मिले, इसके लिए पूरे से प्रबंध ढंग से नहीं है. कमेटी के गठन में ही जो है कोई आपने कोई कमजोरी बताई है उसमें, जो कोई और इसके अलावा अगर मुझे कुछ रह गया होगा तो एक दो पॉइंट जो मेरे छूट गए, आप भी खुद उसको हिंदी में प्लीज बताइए फिर से, एक दो जो मेन पॉइंट्स. नहीं, आपने ठीक से बताया है. ये दो मेन कंसर्न है कि कमेटी में रिप्रेजेंटेशन भी है, और दूसरी चीज ये निजीकरण की दिशा में जाने वाला कदम मुझे लग रहा था. ठीक है, ठीक है. तो धन्यवाद. और अभी मैं अपने जो नेक्स्ट प्रमुख वक्ता है जो प्रोफेसर नरेंद्र सिंह, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं फिर से एक बार आपको उनके बारे में कह देता हूं कि आप जो है खुद एक वकील भी है और एक विजिटिंग प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आपका जो अभ्यास है वो कल्चरल स्टडीज के साथ ही साथ जो अन्य जो भाषा संस्कृति इसके बारे में जो आप पढ़ते हैं और उसके बारे में आप कमेंट्स भी करते हैं बार बार, आपका अध्ययन अच्छा है उसके बारे में. तो इस विषय में अभी जो करंट टॉपिक है तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को संबोधित करें, ऐसी विनती मैं आपको करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सभी दर्शकों का और वक्ताओं का स्वागत करता हूं. आप इस मजलिस में शरीक हुए, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है मुझे. और काश मैं मराठी बोल पाता, काश मेरा मराठी में दखल होता. हालांकि मैं मराठी मोटे तौर पे समझ लेता हूं, और जो प्रीवियस वक्ता थे उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला, काफ़ी अच्छी तकरीर पेश की, जिसकी मैं बहुत बुरी तारीफ करता हूँ. तो इससे पहले कि मैं अपनी टॉक की स्पेसिफिक्स पे बात करूँ, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस रेगुलेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये बात इतिहास से समझते हैं कि किसी भी चीज़ को बेस्ट तरीके से तभी समझा जा सकता है, डिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जब कि उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करके उसको हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरी तरीके से अच्छे से रीड किया जाए और पढ़ा जाए. पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि ये बिल जो है, बीजेपी जैसी सरकार जो पिछले 10 सालों से लगातार स्टूडेंट्स पे, फैकल्टी मेंबर्स पे, यूनिवर्सिटी एज ए सिस्टम पर और आम जनता पर जो लगातार आक्रमण कर रही है, लगातार प्रहार कर रही है, और ये बात उतनी ही क्लियर है जितनी कि इट इज एज क्लियर एज द सनलाइट, इट इज एज क्लियर एज द लाइट ऑफ द डे. वो सरकार एसटी, एसटी, ओबीसीज की इतनी हिमायती कैसे बन सकती है? उसको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि उसको जो सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी उसे बड़ी परवाह होने लगी है? तो इसका पहला जवाब तो ये है कि और ये हम इतिहास समझते हैं कि ज़्यादातर सरकारें, और हमने आज़ाद भारत में ये देखा है कि ज़्यादातर सरकारें जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव बिल्स लाती हैं, रेगुलेशंस लाती हैं या कोई लीगल फ्रेमवर्क लाती है, तो वो
एज ए सेफ्टी वॉल आती है। वो देखती है कि जमीन पर आम लोग कुछ स्पेसिफिक मांग कर रहे हैं, जमीन पर लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है, लोगों में बड़ा असंतोष है। तो उस असंतोष को उस लोगों की के प्रोटेस्ट को एड्रेस करते हुए वो रेगुलेशंस, लीगल फ्रेमवर्क लेकर आती है जो कि काफी कॉस्मेटिक होते हैं अपने ओरिएंटेशन में, और वो अल्टीमेटली सिस्टम में सेफ्टी वॉल की तरह काम करते हैं। और ये हमने देखा कि राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे 2006 में यूपीए की सरकार जो लाई थी, और उसका अमल जो हुआ है जमीनी हकीकत पे, वो हम देखते हैं कि बहुत ही बेकार है। उसी तरह से ये जो रेगुलेशन है ये बहुत ही कॉस्मेटिक है ओरिएंटेशन में, और बहुत ही सुपरफिशियल है। और ये एक्चुअली ये सरकार लाई है, ग्राउंड पर बहुत मैसिव प्रोटेस्ट रहा है, खास तौर पर रोहित वेमुला का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ था उसके बाद से कंटिन्यूअसली सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, कोर्ट्स, इन सारे स्फीयर्स में लीगल फ्रेमवर्क जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस करता, उसकी मांग बहुत जोरों से बढ़ रही थी। और हमने ये भी देखा रोहित वेमुला एक्ट पर काम हो रहा था, और ये सरकार इस चीज में बड़ी उस्ताद है कि कैसे इसको ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करने हैं और अपोजिशन से आगे निकलना है। तो अपोजिशन से आगे निकलने की दौड़ में, और ये बताने के लिए कि हम जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पक्ष में खड़े हैं, और ये इम्प्रेशन देने के लिए ये एक पॉलिटिकल प्लॉय था, एक पॉलिटिकल टूल था जो उसने जिसका उसने दांव खेला। तो मेरा जो दूसरा आर्गुमेंट है वो ये है, एक तो ये कि ये सरकार इस एक्ट को जो लार्जर स्कीम के साथ ऐसी सरकारें लॉज लेकर आती हैं, रेगुलेशंस लेके आती है, उस नीयत के साथ ये लेके आई है। और सेकंड चीज, इसको लाने की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि ग्राउंड पे इसकी बहुत मैसिव डिमांड थी, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में बहुत डिमांड थी, कोर्ट्स कंटिन्यूअसली इंटरवीन कर रही थी, और रोहित वेमुला एक्ट क्योंकि वो इट इज इन द पाइपलाइन, तो इस सरकार को ये बड़ी चिंता थी कि कहीं अपोजिशन जो है वो वेमुला एक्ट के साथ बाजी न मार जाए। तो यूजीसी के जरिए अब कोई ये तकरीर कर सकता है कि यूजीसी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये मुगालता है सिर्फ। इस बात में कोई बहुत भोला इंसान ही यकीन कर सकता है कि यूजीसी वाकई बहुत ही इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ये बात अगेन उतनी ही क्लियर है, इट इज एज क्लियर एज द डेलाइट दैट यूजीसी जो है वो पूरी तरह से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरह से सरकार की गिरफ्त में है, और उसके जो हुक्मरान हैं, उसके जो नुमाइंदे हैं, उसका चयन सरकार करती है बहुत ही सोच समझ कर। दूसरी तरफ जो रोहित वेमुला एक्ट है उसको एक सरकार लेके आ रही थी, और जब एक सरकार पार्लियामेंट के थ्रू या असेंबली के थ्रू कोई लॉ लेके आती है तो वो काफी मजबूत होता है, उसके पास प्यूनिटिव पावर्स होते हैं, और वो क्रिमिनल लॉ के जूरिस्प्रूडेंस के साथ ऑपरेट करता। रोहित वेमुला एक्ट अगर आता है तो वो काफी सख्त होगा कंपेयर्ड विद दिस रेगुलेशन, बिकॉज ये रेगुलेशन यूनिवर्सिटी कैंपसेस में चलेगा और जिसमें जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होगा। और ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मतलब सरकार के ही लोग जो ऑपरेटर्स हैं, जो हैरेसर्स हैं, जो कि एक्सप्लॉइटेटर्स हैं, the VCs of the universities, the directors of the academic institutions, the principals of the colleges, they will be deciding their own cases. मतलब खुद ही के केस को गालिब साहब ने बड़ा खूब कहा है
कि अपने ही केस में मुंसिफ, खुद ही जज अगर आप रहेंगे अपने ही केस में, तो हमें पता है कि ऐसे केस का अंजाम क्या होता है। तो इसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है फर्स्टली, एंड सेकेंडली पूरी तरह से टीथलेस है। कोई विशेष प्यूनिटिव पावर्स नहीं है। आप किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, आप किसी को ज्यादा बड़ी सजा नहीं दे सकते। तो इन सीवियर लिमिटेशंस के साथ इस रेगुलेशन को लाया गया। अब तो तीसरी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और सतीश देशपांडे जो कि काफी एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छी इंटरवेंशन की है, और मैं उनको कोट करूंगा। उनका कहना यह है कि इस रेगुलेशन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, और वो ये है कि कम से कम आजाद भारत में पहली बार किसी सरकार ने इस रेगुलेशन की तरफ है कास्ट बेस्ड वायलेशन है। ये सरकार जो रोहित वेमुला के केस के बाद लगातार डिनायल मोड, लगातार उसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहने के खिलाफ थी, लगातार वो अपने लोगों को जो उसमें शरीक थे पूरी तरह से, जिन्होंने ये इंश्योर किया कि रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो, वो ही सरकार इस बात को लेकर इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रिविलेज होता है। कास्टलेस होना अपने आप में प्रिविलेज है, और वो प्रिविलेज सिर्फ अपर कास्ट को ही हासिल है। तो एक्चुअली ये जो अपर कास्ट प्रिविलेज है, जिसकी गिरफ्त में सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस आज तक रहे हैं भारत में, हिंदुस्तान में, तो वहां से ये एक डिपार्चर है। और इस ख्याल में सोशियोलॉजिस्ट सतीश देशपांडे का ऑब्जर्वेशन काफी वैलिड मालूम पड़ता है। अब जो अगला सवाल है कि ये रेगुलेशन अगर इम्प्लीमेंट होता या होता है तो किस हद तक सक्सेसफुल होता है, किस हद तक वो कारगर साबित होगा। तो इस सवाल का जवाब हमें अंबेडकर की इस बात से मिलता है कि उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात उस बात पे डिपेंड करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरी स्पिरिट है उसका इम्प्लीमेंटेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, वो जो है इस जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और इस बात को अगर हम जक्सटापोज करके इस रेगुलेशन की लाइट में देखें तो ये बहुत ही साफ हो जाता है कि इस रेगुलेशन का यकायक ये सरकार इस फैसले पर कैसे पहुंची कि इसे एक ऐसा रेगुलेशन लाना है। तो मैंने ये जाहिर किया कि ये इट वाज द नीड ऑफ द टाइम कि सरकार ऐसा रेगुलेशन लेके आए, क्योंकि वो सब तरफ से घिरी हुई थी, सिविल सोसाइटी की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से। और हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस, हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पिछले 10 सालों से कई तरीकों से कई मामलों में बड़ी गिरफ्त में थे, और जहां पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था। तो ऐसे में सरकार को ये लगा कि ये एक बहुत अच्छा दाव हो सकता है जिसमें वो जो दमित लोग हैं, जो कि शोषित लोग हैं, उन तक ये मैसेज देना चाहें कि हाँ, हम भी शोषित वर्गों की परवाह करते हैं, और इसीलिए हम ये
रेगुलेशन लेके आए हैं। और ये देखो, हमने तो रेगुलेशन लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इस सरकार को हर लिहाज से फायदा ही फायदा है। एक तरफ इसने अपनी ये इमेज बनाने में कामयाबी हासिल की कि ये जो शोषित क्लासेस हैं, शोषित वर्ग हैं, उनकी हिमायती है, और दूसरी तरफ स्टेटस को मेंटेन हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है, उसने स्टेटस को मेंटेन रखा। और स्टेटस को क्या है वो मैं जाहिर कर चुका हूँ, वो है इंडियन यूनिवर्सिटी कैंपसेस, हायर एकेडमिक लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में एक तरह की ये कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग रही है कि कास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा कोई एवेन्यू, ऐसा कोई स्फीयर, ऐसा कोई स्कोप नहीं था जहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड वायलेंस की इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे भी उसका जिक्र भर हो। इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड वायलेंस है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशन का स्टे लगाकर ये जो एक्नॉलेजमेंट भर की बात थी उसको भी काफी अंडरमाइन कर दिया। और जो लॉजिक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो दिया है कि इस लॉ का अब्यूज हो सकता है, इस लॉ का मिसयूज हो सकता है। यकीनन इस लॉ का या दुनिया के किसी भी लॉ का मिसयूज और अब्यूज हो सकता है, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि इंडियन हायर एजुकेशनल सिस्टम में जो टोटल डिस्क्रिमिनेशन है, जो टोटल वायलेंस है, उसमें रियल अब्यूज कितना हो। हम पाते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मल्टी लेयर्स across the institutions, the nook and in the every nook and corner of the country होता है। इस देश के हर कोने कोने में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड वायलेंस पूरी तरह से परवेड करता है। तो ये कहना कि इस लॉ का मिसयूज हो सकता है, ये बिल्कुल भी जायज मालूम नहीं होता, क्योंकि मिसयूज किसी भी लॉ का हो सकता है। सेफगार्ड का फ्रेमवर्क को इसमें एडिट कर सकता था कि ये रेगुलेशन इन सेफगार्ड्स के साथ ऑपरेट होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इस रेगुलेशन को ही स्टे कर, और देयरफॉर इस बात का जो एक्नॉलेजमेंट था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में है, उसको काफी हद तक अंडरमाइन किया। तो अब अगली बात ये आती है कि ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, क्या इसमें रियल सोशल जस्टिस अचीव हो पाता? और इसका आंसर हम जानते हैं कि अभी की सरकार या ऐसी और भी सरकार जो इस फ्रेमवर्क को अगर इम्प्लीमेंट करेगी तो उसको सही स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, और इसका हमें अंदेशा इस बात से हो जाता है कि ये जो पूरा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो प्रोवाइड हुआ है इस फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, उसमें जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, वो ही ज्यूरी है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और करेंगे, वो ही अपने केसेस खुद डिसाइड करेंगे। और ये बात जाहिर है, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में सबसे ज्यादा करप्शन टॉप से स्टार्ट होता है, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन टॉप से स्टार्ट। और इस बात की तस्दीक इस बात से हो जाती है कि हमने देखा है सदियों से भारत में जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें एसटी, एससी, ओबीसीज की जब हायरिंग होती रही है, तब उन रिक्रूटमेंट्स में हमेशा नन फाउंड सुटेबल लिखा गया। thousands and thousands of times ये जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट करते हैं, उन्होंने जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं
उसमें बार बार नन फाउंड सुटेबल लिखा है और पाया कि इन कैटेगरीज में कोई भी सुटेबल कैंडिडेट नहीं। तो ऐसे लोगों को अगर आप इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमान सौंप देंगे तो हम जानते हैं कि नतीजा क्या होगा। नतीजा वही होगा जो कि हो सकता है ऐसी सरकारों के रूल में। तो ये बात बहुत ही क्लियर है कि ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ही सुपरफिशियल है अपनी ओरिएंटेशन में, और वो सब्सटेंटिवली जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड वायलेंस जो एकेडमिक हायर एजुकेशनल सिस्टम में परवेट करता है, उसको एडिक्वेटली एड्रेस नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक टोकनिस्टिक अकाउंट है, ये एक टोकनिज्म है जिसको ये सरकार सिर्फ अपनी हेजेमनी जो है, कल्चरल हेजेमनी, उसको सेफगार्ड करने के बाय डिफॉल्ट ये हुआ है कि अल्टीमेटली हिंदुस्तान में पहली बार जिस सरकार ने इस बात को माना है, इंडियन यूनिवर्सिटीज में, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट स्टे जो है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। स्टे की बजाय सुप्रीम कोर्ट को सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने चाहिए थे। जो सुप्रीम कोर्ट को लगता था या है कि ये सेफगार्ड्स इस चीज को एंश्योर करेंगे कि इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का अब्यूज या मिसयूज ना हो। अब्यूज या मिसयूज होने का डर का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई रेगुलेटरी या लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं लाए। अब लोग कहते हैं कि पॉक्सो का बहुत मिसयूज होता है, चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है उस लॉ का बहुत अब्यूज होता है। तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता कि आप उस पूरे लॉ को ही हटा दें। उसका आंसर ये हो सकता है कि आप एडिशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करें जिससे ये एंश्योर हो कि अब्यूज या मिसयूज ना हो। यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस केस में करनी चाहिए थी, जिसमें वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको इनवाइट करूंगा। धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी। और आपने अभी अच्छी तरीके से पूरे बात का विवरण दिया है, और मैं इतना ही मुझे याद आ रहा है कि ये जो इसके पीछे का जो स्पिरिट था, तो इसको बहुत पहले ही तय किया गया था। ये इस सरकार की देन नहीं है कि इसने ये सोचा है कि और एक्नॉलेज किया है कि कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये क्लॉज का सजेशन तो पहले ही आया था इस सरकार बनने के, लेकिन इतने सालों तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था या उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ऐसा मैंने सुना है। तो साथियों, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक से पहले तक किसी सरकार ने इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया कि ये एग्जिस्ट करता है। राइट। लेकिन ये क्लॉज है ना, ये अभी की सरकार ने नहीं बनाया, ये सजेशन पहले ही आया था जब योगेंद्र यादव जी खुद उस कमेटी में थे, तो उस समय पहली बार आया था। सही है। और मैंने क्लियर किया कि ये बहुत ही क्लियर है कि इसकी डिमांड बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रही है। पिछले 10 सालों में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा अग्रेसिवली लोगों ने बयान की है that the government was left with no other option except to come up with this mechanism, because people were demanding it very harshly, right, and they were very assertive about it. That's true. Anyway, बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपके सामने प्रोफेसर युराले बात करेंगे, लेकिन फिर से वो दिक्कत आ सकती है अपनी लिंक टूटने की। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप फॉलो अप कर कीजिए अपने एसएस के ग्रुप पर, वहाँ नई लिंक जोड़ी जाएगी। मैं प्रकाश युराले सर को मैं विनंती करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। नमस्कार, मी डॉक्टर प्रकाश युराळे, खरंतर समता संवाद विचारपीठ मुंबई आयोजित या
व्याख्यानमाला आयोजित केलेलं आहे त्यांचं सर्वप्रथम खूप खूप धन्यवाद. या व्याख्यानमालेमध्ये महत्वपूर्ण कामगिरी बजावणारे उत्तम जागीरदार सर, प्रवीण नाडकर सर, अविनाश कदम सर व सर्व टीम यांचं सर्वप्रथम मी अभिनंदन यासाठी करतो. खऱ्या अर्थाने सामाजिक परिवर्तनाची दिशा समाज कशा पद्धतीने गेला पाहिजे, समाजातील सामाजिक समता आणि न्याय व्यवस्था कशी सुरळीत राहिली पाहिजे या संदर्भाचा हा प्रयत्न अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, छत्रपती शिवाजी महाराज 19व्या शतकात अगदी शिक्षण क्रांतीचे जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि संत गाडगे महाराज हा सगळा प्रवास पाहत असताना सामाजिक समतेचा संदेश खऱ्या अर्थाने समाजामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यामध्ये महत्वपूर्ण योगदान दिलेले आहे. खरं तर मध्ययुगीन कालखंडाकडे एकदा मी थोडस पाहत असताना की संतांनी संत साहित्यामध्ये सुद्धा सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचं काम केलेले आहे. मग संत तुकाराम महाराज असतील किंवा संत ज्ञानेश्वर महाराज असतील व सर्व संतांचा विचार करायचा. कारण की समता की न्याय खरोखरच काय धोक्यात आहे या संदर्भाचा विषय जो दिलेला आहे आयोजकांनी, तर विषयाचं नाव आहे की समता न्याय खरोखरच काय धोक्यात आहे. खरं तर आपण पाहत असताना समाजात जीवन जगत असताना अनेक प्रश्न आपल्या अवतीभोवती येत असतात. खऱ्या अर्थाने आताचे दोन वक्ते सन्माननीय प्राध्यापक नरेंद्र सिंग आणि साथी किशोरजी या दोघांनी सुंदर असं विवेचन या ठिकाणी कायद्याच्या अनुषंगाने त्या ऍक्टच्या अनुषंगाने केलेले आहे. मी काही मुद्दे महत्वाचे तुमच्या ठेवतोय. खरं तर विद्या UGC म्हणजे काय हे सर्वप्रथम समजून घेणं गरजेचं आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग असं UGC ला म्हटलं जातं. सोप्या भाषेत सांगायचं तर भारतीय उच्च शिक्षणावर नियंत्रण ठेवणार आणि त्याला दिशा देणार ही सर्वात महत्वाची सहकारी संस्था आहे. विद्यापीठाचं काम काय, UGCचं काम काय आहे? विद्यापीठांना मान्यता देणे, पदव्या प्रदान करणे, आर्थिक मदत करणे, नवीन इमारती उभा करणं, प्रयोगशाळा उभा करणं, शिक्षणाचा दर्जा सुधारणं आणि केंद्र सरकार व राज्य सरकार आणि उच्च शिक्षण यांच्यामध्ये दुवा म्हणून UGCने महत्वपूर्ण काम बजावत असते. मात्र आजची परिस्थिती पाहत असताना UGC खऱ्या अर्थाने करत आहे का अशी प्रश्नचिन्ह आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहतात. कारण की सामाजिक समता आणि न्याय हा विषय मला दिल्यामुळे त्या दोन्ही अभ्यासकांनी कायद्याच्या अनुषंगाने तो विधेयक कसं चांगलं आहे या अनुषंगाने डिटेल्स अशी चर्चा केलेली आहे. परंतु समता म्हणजे काय, तर जात, धर्म, वंश, संस्कृती यामध्ये कोणताही भेदभाव न करता समाजामध्ये व्यक्तीला समान हक्क मिळणं, समान संधी मिळणं, समान दर्जा प्राप्त होणं आणि समान वागणूक देणं याला समता म्हणतात. समान संधी, कायदेशीर समानता, भेदभाव न करता समान अधिकार प्राप्त करून देणं याला समता म्हणतात. खऱ्या अर्थाने सामाजिक समतेचा अर्थ कलम म्हणजे कायद्याच्या चौकटीत बघा 18व्या कलमामध्ये सामाजिक समता म्हणजे काय याचा उल्लेख संविधानामध्ये दिलेला आहे. माणसाची सेवा केली तर माणसाच्या समानतेच्या बाजूने आपण विचार करत असताना तर व्यक्तिभेद न करता आपण सकारात्मक भेदभाव, समाजामध्ये नकारात्मक भेदभाव प्रचंड असल्यामुळे खऱ्या अर्थाने समाजात आपल्याला सकारात्मक भेदभाव निर्माण जेव्हा होतो, कायद्याचं समान संरक्षण दे, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला समतेमध्ये येतात. खऱ्या अर्थाने आपण विचार करत असताना हे सगळं अनुभवत असताना सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे UGCने 2016च्या महत्वाची माहिती 13 जानेवारी 2016चा अधिकृत राजपत्रामध्ये काही महत्वाचे मुद्दे अधोरेखित केलेले आहेत. उच्च शिक्षण संस्थेमध्ये धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान किंवा अपंगत्व आधारावर होणारा भेदभाव नष्ट करणे हा महत्वाचा भाग आहे. आधुनिक जातीमध्ये SC, ST, मागासवर्गीय, OBC, EWS, दिव्यांग आणि महिला यांना समान असं वागणूक देणं आणि त्यांना इक्वेलिटी
तयार करणं आणि समता दूत तयार करणं हे महत्वाचं काम युजीसीच्या माध्यमातून होणं गरजेचं आहे. आणि त्यामध्ये सगळ्या जाती धर्मांना एकत्र घेऊन पुढे जाणं हा युजीसीचा नैतिक कर्तव्य आहे. मात्र हे नैतिक कर्तव्य कुठेतरी ह्याच्यावरून होत नाही अशी प्रश्नचिन्ह समाजामध्ये निर्माण झालेले आहे. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी एका भावी जीवनाची उभारणी विद्यापीठात होती या संबंधितचा त्यांचा भाषण मी आज सहज त्यांच्या खंडामध्ये वाचत असताना माझ्या लक्षात आलं की विद्यापीठावर नियंत्रण ठेवणारी युजीसी एकमेव ही यंत्रणा आहे. आणि या यंत्रणेमध्ये खऱ्या अर्थाने विद्यापीठाचा कारभार युजीसीने कशा पद्धतीने कंट्रोल ठेवत आहे ही बघत नसल्यामुळे विद्यापीठ असेल, कॉलेज असेल, समाज व्यवस्थेमध्ये विषमतेचे अड्डे बनलेले आणि विषमतेचा अड्डा जेव्हा तयार होतो तेव्हा जातीला पुन्हा गट ठेवायला जाते आणि वर्ण व्यवस्था निर्माण आणि वर्ण व्यवस्था निर्माण झाली की पुन्हा परंपरेने लादलेले तत्व, मूल्ये, विचार हे समाजामध्ये पेरले जातात. 19व्या शतकामध्ये फुल्यांनी विद्येविना मती गेली, मतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले एवढे अनर्थ अविद्येने झालं. व सहज म्हणजे शेतकऱ्यांच्या असूमध्ये मांडलेला विचार हे सहजासहजी समाज परिवर्तनासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. सहजासहजी म्हणजे समाजामध्ये सहज वाटणारा हा विचार परंतु गांभीर्याने जेव्हा आपण घेतो अज्ञान मूळ कारण आहे आणि ह्या अज्ञान रूपी त्या समाजाला खऱ्या अर्थाने युजीसीवर नियंत्रण ठेवणं आणि समाजाला खऱ्या अर्थाने दिशा देण्यासाठी एक युवा वर्ग तयार होणं अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आजची जे काही विद्यार्थ्याच्या दृष्टीने बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या भाषणामध्ये म्हटलेले आहेत की मानवी जीवनातील वैचारिकता आणि नैतिक मूल्ये कधीच स्थिर राहिलेले नाही. सतत काहीतरी नवीन मिळवणं, नवीन ज्ञानात भर पाडणं. भूतकाळातील मानवी प्रज्ञेशी तुलना होऊ शकत नाही. तर उलट पक्षी आजच्या विद्यार्थी वर्ग फुटबॉल, क्रिकेट, पोकळ राजकारणामध्ये अडकलेल्या समाजाला खऱ्या अर्थाने आपल्याला नेमकं विद्यापीठ काय करत आहे, युजीसी काय करत आहे, नवीन ऍक्ट काय करत आहे त्या सगळ्यांचा बारकाईने अभ्यास करणं गरजेचं आहे. तेव्हा मांडलेला विचार आज सुद्धा तितकाच लागू पडतो. आणि बघा युजीसीने जे ऍक्ट दिलेले आहेत त्या ह्याच्यामध्ये भारतीय राजपत्रामध्ये सविस्तर त्याने दिले आहेत की कशा पद्धतीने हे समताची निर्मिती झाली पाहिजे, त्याच्यामध्ये कोण असलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये अध्यापक एक म्हणजे संस्था चालक एक असला पाहिजे, त्यामध्ये 2 प्राध्यापक असले पाहिजे, त्यामध्ये 2 नागरिक असले पाहिजे, असं विद्यार्थी प्रतिनिधी असला पाहिजे. या सगळ्यातून हे जे काही समान अवसर केंद्र जे स्थापन केल्यानंतर समाजामध्ये समता निर्माण होईल असा एक मूळ उद्देश त्याचा आहे. मात्र रविवार दिनांक 8 फेब्रुवारी 2026 मध्ये लोकसत्तेमध्ये आलेला लेख अत्यंत महत्वाचा आहे. आता द्रोणाचार्याचा अंता मागत नाही तर एकलव्याचा आत्मविश्वास कशी करतात. म्हणजेच काय, रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल या युनिव्हर्सिटीमध्ये पीएचडी संशोधन करणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांनी 2016 मध्ये तर पायल तडवी वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी 2019 मध्ये मुंबईत जातीय अपमानानंतर ही अप्पूची गोळी आहे. म्हणजे धर्म ही अप्पूची गोळी आहे आणि त्याचे नशेमध्ये हा युवकांना ठेवलं जातं. आणि या कायद्यामध्ये तशाच पद्धतीने जो वर्ग अपेक्षित आहे सगळ्या क्षेत्रात, शिक्षण क्षेत्र असेल, सामाजिक क्षेत्र असेल, राजकीय क्षेत्र असेल, अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये कुठेतरी दरी निर्माण होत आहे. ही दरी आपल्याला समतेच्या माध्यमातून, न्यायाच्या माध्यमातून निर्माण झाली पाहिजे हा मूळ उद्देश आहे. युजीसीचे जे ऍक्ट 2029 म्हणजे 13 जानेवारी 2016चा जो अधिकृत राजपत्र आहे त्यामध्ये मांडलेला हा विचार त्यासाठी आहे की तळागाळातला वर्ग शिक्षणाच्या प्रवाहात येतच नाही. उदाहरणार्थ या 5 वर्षाचा सर्वे करत असताना या 5 वर्षाच्या सर्वे मध्ये असं लक्षात आलेलं आहे मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाचे केंद्र क्षेत्र बदललेलं आहे. विक्रोळीला ऑगस्ट मध्ये येणार म्हणजे बाहेर देशातलं विद्यापीठ आपल्यासाठी एक आव्हान बनणार आहे. कारण की त्या
विद्यापीठामध्ये येणारा वर्ग हा बहुजनांचा नसेल, त्या विद्यापीठामध्ये येणारं आरक्षण सुद्धा लागू नसेल. म्हणजे कितीतरी मोठी चंगळवादी संस्कृती शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेली आहे. येणाऱ्या काळामध्ये अशीच प्रवृत्ती वाढली तर मोठ्या प्रमाणात समाज व्यवस्थेचं नुकसान होणार आहे. क्लस्टर पद्धत केलेली आहे, म्हणजे 4 विद्यापीठाचा एक शिक्षक, म्हणजे 4 कॉलेजचा एक शिक्षक म्हणून एक क्लस्टर तयार होणार. म्हणजे याच्यामध्ये अनेक प्राध्यापकांच्या आजची नोकरी जाणार. आज आपण पाहत असताना BMC चे आजच्या पेपरला लोकसत्तामध्ये बातमी आहे की 70,000 जागा रिक्त आहेत. परत जातीय समीकरणामध्ये वेगवेगळ्या जातीच्या मुलांना तिथं न बसवता कॉन्ट्रॅक्चुअल पद्धतीने त्यांची पदभरती केली जात आहे आणि त्या पदभरतीच्या माध्यमातून मुलांना वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, OBC, EWS, SCBC आणि महिला, दिव्यांग या सर्वांना कुठेतरी आता एक होण्याची गरज आलेली आहे. असं जर झालं तर येणाऱ्या काळामध्ये शिक्षणाचं मुलांना अपेक्षित असणारा शिक्षण विचार, बाबासाहेब आंबेडकरांना असणारा शिक्षण विषयक विचार म्हणजे शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, हा जो विचार बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजात पेरलेला आहे तो विचार खऱ्या अर्थाने तळागाळापर्यंत जातच नाही. की समाज व्यवस्थेची विषमतेची दरी नष्ट होणार आहे की नाही, नष्ट जर करायचे असेल तर आपल्याला युवकांना कोणती भूमिका घ्यावं लागणार, किती सजगपणे या सगळ्या घटनेकडे पाहणं गरजेचं आहे. प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार, म्हणजे नोकर भरतीमध्ये भ्रष्टाचार चालू आहे, संशोधनामध्ये भ्रष्टाचार चालू आहे आणि शिक्षण क्षेत्रातला हा भ्रष्टाचार या खऱ्या अर्थाने या कायद्याचं मूळ आहे. या कायद्यामध्ये होणारी एकंदरीत परिस्थिती पाहत असताना समाज व्यवस्थेमध्ये उच्च शिक्षणामध्ये होणारी ही दरी कुठेतरी थांबवायची असेल तर आपल्याला सामाजिक समता आणि न्याय व्यवस्था निर्माण करणं अत्यंत गरजेचं आहे. न्याय व्यवस्थेला आणि समाज व्यवस्थेमध्ये बंधुभावाची वागणूक म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय ही मानवी मूल्ये जी आहेत ही मानवी मूल्ये समाजामध्ये रुजतच नाही. एकीकडे समतेची वागणूक पाहत असताना आपण म्हणजे आपल्याच बांधवाला जर आपल्याकडे 4 पैसे असतील तर आपण तुच्छ लेखू. कुठेतरी हे दरी कमी करून आपण एक संघटित होणं, असंघटित लोकांना, बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार कसा आहे, शिका, अगोदर शिकलं पाहिजे. सगळा वर्ग शिक्षणाच्या प्रवाहात आला. आता मूळ उद्देश काय आहे नवीन पॉलिसीचा, की शिक्षणच आपण सगळं नष्ट केलं पाहिजे. म्हणजे शिकणार नाही, शिकल्यानंतर संघटित होणार नाही. म्हणजे शिक्षण मूळ गावा शिक्षणच आहे. शिक्षण जर आपण नष्ट केलं तर ते संघटित होणार नाही आणि संघटित झाले तर संघर्ष करतील. म्हणून एकंदरीत समाज व्यवस्थेची ही दरी आपल्याला नाहीशी करायचं असेल, समाजामध्ये पुन्हा म्हणजे 10 वर्ग मुंबईचं एकंदरीत वातावरण पाहत असताना की मुठभर लोक भांडवली व्यवस्था म्हणजे 90% व्यवस्थेवर आपलं वर्चस्व गाजवतं. म्हणजे हे कुठेतरी मुंबईच नाही, कोणत्याही मेट्रो सिटी असेल, कुठल्याही ठिकाणी असेल, कुठेतरी विषमतेची दरी जोपर्यंत आपल्याला नष्ट होणार नाही तोपर्यंत सामाजिक समता निर्माण होणार नाही. यासाठी आपल्याला कार्ल मार्क्स असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, महात्मा ज्योतिबा फुले असतील, राजे शाहू महाराज असतील, या सगळ्यांचा अभ्यास करून नवीन ऍक्ट येणारे जे आहे त्यांच्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी एक यंत्रणा असते. समतादूत कसा असावा या संदर्भात बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनेक लेख आहेत. की स्वयंसेवक कसा असावा, समता ही कशी असं, खरं तर समता विचारपीठ जे आहे, समता म्हणजे विचारपीठ खरं तर हे सामाजिक परिवर्तनाचा दस्तऐवज आहे. कुठेतरी एक विचारांचं जागर आहे आणि विचारांचं जागर खऱ्या अर्थाने सामाजिक परिवर्तनासाठी अत्यंत महत्वाचं आहे. आज शेतकरी असेल, मोलमजुरी कामगार असेल, मी कामगार आहे, दळपची तलवार आहे, एकीकडे नारायण सुर्वे म्हणतात, कारण की नारायण सुर्वेंना माहित आहे कामगारांच्या वाटेला आलेलं दुःख आता कामगारांचं रूप शिक्षण संस्थेमध्ये झालं. बघा, एकीकडे एक अधिकारशाही आणि दुसरीकडे शोषण. आता शोषणाचे अनेक वेगवेगळे पदर आपल्याला डोळ्यासमोर ठेवून मग स्त्रियांचं होणारं शोषण, अपंगाचं होणारं शोषण,
प्राध्यापकांचं होणारं शोषण, शिक्षकांचं होणारं शोषण, त्याचबरोबर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं होणारं शोषण, आणि ह्या सगळ्यामध्ये कुठेतरी संघटित होणं आणि संघटित होण्यासाठी आपलं मोठ्या प्रमाणात संघटन तयार करण्याची अत्यंत गरज आहे. आता संघटन केव्हा तयार होईल? तेव्हा तयार होईल जेव्हा समता दूत सारखी एक कन्सेप्ट आपण नव्या पद्धतीने कशी मॉडिफाय करता येईल हे करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि वेळोवेळी ज्या काही म्हणजे त्या समता दूतच्या माध्यमातून आपण सगळ्यांमध्ये एकतेची भावना आणि नव्या नव्या नियमांची, नव्या दृष्टिकोनातून आपण समाजाकडे कसे पाहतो हे पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणून एकंदरीत हा 13 जानेवारी 2026 हा जरी विधेयक जरी असलं तरी मोठ्या प्रमाणात त्याची चिकित्सा आपण करत असताना जे काही आपण विद्यापीठ अनुदान आयोगावर आपलं कंट्रोल नसल्यामुळे, विद्यापीठावर कंट्रोल नसल्यामुळे आणि ह्या सगळ्या घटना घडत आहेत. कुठेतरी नव युवक आहे, जे युवकांना तुमच्या पुरती झुकेल अंबरधन हा जो विचार आहे की हे विचार कुठेतरी आपल्या आत्मसात करणं गरजेचं आहे. कारण की मुलांनी 19व्या शतकामध्ये शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक क्रांती घडून आणले, शैक्षणिक क्रांती घडून आणले, स्त्रियांमध्ये शिक्षणाचं कुठेतरी परिवर्तन घडून आणले. तो विचार कुठेतरी येणाऱ्या आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेमध्ये समता की न्याय खरोखरच काय धोक्यात आहे या संदर्भाचा आजचा जो विषय आहे त्या विषयाच्या अनुषंगाने आपण बऱ्यापैकी चर्चा केलेली आहे. खरं तर वेगवेगळ्या अँगलनं आपण समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण काय होतं की समता म्हणजे काय, न्याय म्हणजे काय, या सगळ्या गोष्टी असं आपल्याला दाखवता येत नाही की ह्या पद्धतीने जी घटना तर महत्वाची आहे. म्हणजे जे काही ऍक्ट म्हणजे झालेला आहे म्हणजे कोणत्या नवी दिल्ली ते 13 जानेवारी 2026 परंतु हे सगळं राबवत असताना आपल्याला महत्वाची भूमिका घ्यायची आहे. एक शिक्षक म्हणून, एक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून, एक संशोधक म्हणून, एक समाजातला महत्वाचा नागरिक म्हणून ह्या गोष्टी सगळ्यात महत्वाच्या. संघटन हीच सर्वात प्रभावी म्हणजे माध्यम आहे. जोपर्यंत आपण संघटन करणार नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने न्यायाला म्हणजे वाचा होणार नाही. कारण की आपल्याला आलेल्या महापुरुषांचा विचार येणाऱ्या काळात अन्याय म्हणजे काय हीच कल्पना तर आपल्याला कळत नसेल तर आपण त्याला विद्रोह करू शकत नाही. मैं उत्तम जागीरदार बोल रहा हूँ और अगर अध्यक्ष महोदय मुझे इजाजत दे तो मैं कुछ कहूँ, कुछ मैं जोड़ना चाहता हूँ. जरूर. हाँ, ये गाइडलाइंस का सेक्शन 5 सबसेक्शन 7 कहता है द कमिटी मतलब इक्वालिटी कमिटी must have representation of OBC person with disabilities, SCs, STs and women. ये जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए है. इसमें ही उन्होंने प्रोवाइड किया है कि किसी भी बैकवर्ड कम्युनिटी के व्यक्ति को, महिला को और डिसेबल पर्सन को वो इक्वालिटी कमेटी पे रिप्रेजेंटेशन ना मिले, क्योंकि कमेटी जी है वो 8 पर्सन की है. उसका कोऑर्डिनेटर है वो संस्था या यूनिवर्सिटी अपॉइंट करेगी और उसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन है वो हेड है उस इंस्टीट्यूशन का. तो ये गुंजाइश नहीं है कोई बैकवर्ड कम्युनिटी से कोई आएगा. रही बात 3 सीनियर प्रोफेसर्स, तो बहुत सारे जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ अपॉइंटमेंट ही, रिक्रूटमेंट ही नहीं होती. तो शायद ये 3 लोग जो है उनमें कोई भी बैकवर्ड कम्युनिटी का नहीं होगा. और महिला हो सकती है मगर वो आएगी तो उसको ले लेंगे, इसकी भी गुंजाइश नहीं है. ओबीसी भी लेंगे, इसकी गुंजाइश नहीं है. और
सिलेक्ट वन पर्सन फ्रॉम नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो वहाँ अगर रिक्रूटमेंट ही तो फिर बैकवर्ड कम्युनिटीज के नहीं होगी तो उसकी गुंजाइश नहीं है। और वीमेन है वो तो वो हो सकती है, मगर बैकवर्ड क्लास की होगी ये भी संभव नहीं होता। तो ये सबसेक्शन 7 है, वो इंतजाम कर रहा है कि कोई भी बैकवर्ड क्लास के लोगों को रिप्रेजेंटेशन तो ये इक्वालिटी कमेटी पे मिलेगा ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये हमें बताना चाहिए कि ये जो गाइडलाइंस है वो सिर्फ बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए नहीं है, उसमें सब आते हैं, अगड़े पिछड़े सब आते हैं। मैं अभी हमारे जो वक्तागण हैं उनको विनती करूंगा कि ये नहीं आया है किसी के भी वक्तव्य में कि इसको विरोध करने वाले लोगों के मुद्दे क्या थे। अगर वो मुद्दे यहाँ रख दिए जाएंगे तो अच्छी बात होगी, शायद उसे हम रिफ्यूट कर सकते हैं चर्चा में। ओके, ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है तो साथ में ही फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। जागीरदार साहब की लास्ट बात मैं पूरा सुन नहीं पाया, लास्ट क्या क्वेश्चन था? हाँ, लास्ट ये था कि ये जो गाइडलाइंस है, 2 मुद्दे थे, तो दूसरा मुद्दा जो है वो गाइडलाइंस सिर्फ बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सब लोग आते हैं, अगड़े पिछड़े सब लोग आते हैं। राइट। और ऑब्जेक्टिव में विशेष करके कहा है कि ये जो वो सबसेक्शन 5 सेक्शन 5 सबसेक्शन 7 में ये जो इक्वालिटी कमेटी है उस पर ये बैकवर्ड कम्युनिटीज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, मगर कॉम्पोजिशन ऐसा है कि वो मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। राइट, शुक्रिया, बिल्कुल। अगर और किसी को कोई चिंता व्यक्त करनी हो तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इस कार्यक्रम को अब समाप्त करेंगे। एक मुद्दा रह गया है कि किस मुद्दों पर इसको विरोध किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आज जो चर्चा में जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मुद्दे, तो उसका संकलन करके समता संवाद की तरफ से कोई जिम्मेदारी लेकर, मैं तो सोचता हूँ कॉमरेड उत्तम जागीरदार खुद मैं नहीं करूँगा, आप कहिए, मेरे सवाल है ना, आप कीजिए उसका संकलन, आप खत्म कर दीजिए, नहीं तो खत्म कर दीजिए ना। तो यहाँ पर जो आज की जी चर्चा में बहुत सारे मुद्दे उपस्थित हो गए, और जिसमें ये जो यूजीसी का जो ये जो नियमावली जो आई है या उसमें जो सुधार जो जिस स्वरूप में लाए गए हैं, तो उसमें किस तरीके से उसका खोखलापन जो है वो अच्छी तरीके से उजागर किया है सभी वक्ताओं ने, शुरुआत से लेकर किशोर कर्डक से लेकर फिर बाद में कॉमरेड नरेंद्र सिंह, एडवोकेट नरेंद्र सिंह, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह ने भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, और अभी कॉमरेड उत्तम जागीरदार ने भी इसके बारे में बात की है। तो उसमें यही मुद्दे आए हैं कि एक तो इधर के जो जिस कमेटी का जो गठन करने का जो तरीका है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसका प्रॉब्लम है, वो जो जाहिर उद्देश्य है वो प्रॉब्लम नहीं है, जो उसका प्रॉब्लम जो है वो जो इसके गठन का है, रचना का है, संरचनात्मक प्रॉब्लम इसमें दिखता है हम लोगों को। और इसके लिए हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक्चुअली ये जो कंसर्न थी, जो आपने मुद्दा उठाया प्रोफेसर नरेंद्र सिंह ने, कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट वायलेंस को कैंपस में होने का जो एक कबूलनामा आया है सामने, और उसके ऊपर कोई एक्शन लेने का दिखावा क्यों नहीं हो, लेकिन किया जा रहा है। लेकिन इसकी न्यू तो पहले ही रची गई थी कि किस तरीके से एक अच्छे स्पिरिट में एक ये लाने की कोशिश थी, लेकिन वो भी प्रलंबित रही। 10 साल से 9 साल से इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और अभी जब वो करने जा रहे हैं तो उसको पूरा तोड़ मरोड़ कर उन लोगों ने अभी के सरकार ने पेश किया है, और उनका ये पूरा एक राजनीतिक चाल जैसे एक बेनिफिट के लिए ये है, ऐसे ही लगता है। एक तरफ से बताया कि भाई हम SC ST के लिए कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो है
उसको जरा सा भी लागू करने में वो लोग कोई इनिशिएटिव नहीं दिखा रहे हैं। और इनफैक्ट इस कानून को इस नियम को लेकर इनफैक्ट ये लोग जनमत जो है SC ST OBC के रिजर्वेशन के खिलाफ एक जनमत तैयार कर रहे हैं। और यही हम देखते हैं ये UGC के जो डिबेट अभी चल रहा है तो उससे यही सारे मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं। और हम लोग जो प्रगतिशील लोग हैं और जो SC ST OBC और जो पिछड़े हुए समाज के अधिकार के लिए बहुत जागरूक है, हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि ये जो नई नियमावली के पीछे की जो राजनीति है और उसके पीछे छुपा हुआ जो दम है और जो पाखंड है तो उसको हम उजागर करें, इतना हम कह सकते हैं। और सभी साथियों ने यहाँ पर उपस्थित रहकर और जो योगदान हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स है आपने भी दिया है तो मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और जो प्रोग्राम के आयोजन में जो खामियां रही है तो उसके बारे में मैं सबकी क्षमा मांगता हूँ। और इतना कहकर आज का ये प्रोग्राम समाप्त हुआ ऐसे मैं जाहिर करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया।